आप सभी पत्रकार बंधु काफी समय से देहरादून में पत्रकारिता करते आ रहे हैं। जब 2022 का चुनाव हुआ था प्रदेश का, उसके पहले आपको याद है कि एक बड़ी रैली हुई थी परेड ग्राउंड में, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी शामिल हुए थे। और उस वक्त देहरादून के लोगों का यह कहना था कि इतनी बड़ी राजनीतिक रैली याददाश्त में लोगों ने नहीं देखी थी। पूरे प्रदेश के अंदर यह माहौल था और लोग ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन उस वक्त भी जो चुनाव के नतीजे आए वो बहुत हैरान करने वाले थे, ना केवल कांग्रेस के नेताओं के लिए बल्कि तमाम मीडिया के साथी भी हैरान परेशान थे कि ये नतीजा कैसे आया, और पब्लिक भी। तब से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ये कोशिश कर रहे थे कि चुनाव को जो जादुई तरीके से भारतीय जनता पार्टी पलटती है वो जादुई तरीका क्या है। और उसके बाद लगातार कई चुनावों में हमने देखा, इसमें हरियाणा भी शामिल हुआ, जहां पे एक मत राय थी लोगों की कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, और अचानक से नतीजा खुला तो कांग्रेस हारी। और महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा हमने खेल देखा, जहां पे 4 महीने पहले महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था वो स्वीप करता है, और 4 महीने में जनता को इतना क्रोध आ गया विपक्ष के ऊपर कि उसने हमको पूरा साफ कर दिया। ये असंभव था। तो उस वक्त हम लोगों की लगातार ये नजर पड़ रही थी कि गड़बड़ ईवीएम में जो हो रही होगी, हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में निश्चित तौर पर खेल हो रहा है। इसी सिलसिले में राहुल जी ने अलग अलग जगह पे जांच के आदेश दिए थे, और अब जो बेंगलोर की एक लोकसभा सीट पे उसकी एक असेंबली में जो 1.25 लाख से ज्यादा वोट का घपला पकड़ा गया, वो आज देश भर में हर व्यक्ति की जुबान पर है, और लोग ये देख पा रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग नहीं मान रहा। चुनाव आयोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते भी यही कहता रहा कि हमारा सिस्टम फूल प्रूफ है। चुनाव आयोग अभी भी यह कहता रहा कि हमारे सिस्टम में किसी का वोट गलत कट ही नहीं सकता। चुनाव आयोग अभी भी बिहार के संदर्भ में और पुराने संदर्भ में यह दावा कर रहा है कि एक भी वोटर का वोट अगर कटता है तो उसको सुनवाई का मौका मिलता है, उसको सूचना मिलती है एडवांस में कि आपका वोट हम काटने जा रहे हैं, आप बताइए वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। और एसडीएम के लेवल पे, जिसको हम ईआरओ बोलते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसके लेवल पे वोटर को जाके सुनवाई का मौका मिलता है। और हम सब जानते हैं कि ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। आपकी नजर में देहरादून में, उत्तराखंड में आप कोई एक वोटर ऐसा ढूंढ के दिखा दीजिए जिसका वोट कटा हो और कटने से पहले उसको नोटिस आया हो और कटने से पहले उसको एसडीएम ने बुलाया हो और बोला हो कि भाई आपका वोट कट रहा है, हम क्या करें। इतना बड़ा झूठ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है, और उस झूठ को हमें मालूम था, क्योंकि जब महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस पार्टी डेलीगेशन लेके जा रही थी चुनाव आयोग पे, तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे नहीं, हमारे यहां गलत वोट कट ही नहीं सकता, हमारे यहां इतने, हमें स्टेप्स गिनाते थे। तो चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को देश के सामने रखने के लिए उत्तराखंड के अंदर यह योजना बनी कि करीब 2000 ऐसे वोटर जिनका की वोट कटा था, उन वोटर से हम आरटीआई डलवाएंगे, क्योंकि 3 चरण चुनाव आयोग कहता है। चुनाव आयोग कहता है वोट कटने के 3 चरण हैं। एक चरण, अगर मेरा वोट कट रहा है तो कोई एक व्यक्ति फॉर्म भर के अपने नाम से फॉर्म 7 जमा करता है कि भाई इनका वोट काटा जाए। तो ये मेरा हक है जानने का कि मेरा फॉर्म भर के किसने दिया, किस व्यक्ति ने यह बोला है कि मेरा वोट कटना चाहिए। ये तो मेरा अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है। मेरा मौलिक अधिकार कोई दूसरा व्यक्ति छीन ले, यह संभव नहीं हो सकता देश के अंदर।
तो हमने पहली जानकारी ये मांगी, ये लोगों के बीच जाके, कि जिसका वोट कटा है उसका वोट काटने की अर्जी दी किसने। दूसरी बात, जो चुनाव आयोग बार बार कहता है कि जिसका वोट कटने का फॉर्म 7 आता है उसके लिए हम एक स्पीड पोस्ट भेजते हैं घर पे, और स्पीड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट वाला होता है। तो वोटर्स जिनका वोट नाम कटा, उन्होंने आरटीआई में जवाब मांगा कि पहली बात, हमको मेरा नाम काटने की अनुशंसा किसने की वो बताइए। दूसरा, जो स्पीड पोस्ट आपने भेजा था, अब तो पूरा आईटी पे बेस्ड सिस्टम है पोस्ट ऑफिस का, हर स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग होती है, यूनिक आईडी होती है। तो मुझे ये बताइए कि मेरे को स्पीड पोस्ट भेजा कब गया, अगर भेजा है तो तब हमारी गलती है। और तीसरा, ये चुनाव आयोग कहता है कि अगर स्पीड पोस्ट नहीं मिला या मिला और उसका जवाब वोटर ने नहीं दिया तो बीएलओ घर जाके फिजिकली वेरीफाई करेगा और एक लिखित रिपोर्ट देगा। चुनाव आयोग ये दावा करता है कि तीनों कागज, पहला कागज फॉर्म 7 काटने का एप्लीकेशन, दूसरा कागज स्पीड पोस्ट की रिकॉर्ड और तीसरा कागज बीएलओ की रिपोर्ट, ये चुनाव आयोग सुरक्षित रखता है। ये बार बार वो कह रहा है। तो उत्तराखंड के अंदर यही कोशिश की गई कि लोग 2000 लोग हमने तय किया था कि 2000 वोटर ऐसे जिनका नाम कटा है, हम कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको अपील करेंगे, उनकी मदद करेंगे और 2000 एप्लीकेशन चुनाव आयोग को डलवाएंगे ताकि चुनाव आयोग ये जानकारी उन वोटर को दे सके। और इसमें जिसने झूठ बोला, जिस व्यक्ति ने झूठा फॉर्म 7 भरा, जिसने झूठ बोलकर स्पीड पोस्ट नहीं भेजा, या जिसने बीएलओ ने बिना विजिट की रिपोर्ट दी, उसकी जवाबदेही तय करके उनको सस्पेंड किया जाए। यह कांग्रेस पार्टी की योजना थी। मुझे खुशी है कि जब ये अनाउंस किया गया तो उस वक्त हमने 2000 आरटीआई का टारगेट रखा था। आरटीआई करने में बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिलेवार हुई तो अचानक से 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से गायब हो गया। पोस्टल ऑर्डर मिलने बंद हो गए ताकि लोग आरटीआई डाल ना सके। इसके बावजूद करीब 4000 लोगों ने आरटीआई डाली। 4000 में से 2503 आरटीआई की कॉपी आज आपके सामने है। ये फिजिकल फॉर्म में आपके मीडिया के सामने हम लोग लाए हैं। ये 2503 लोग वो हैं जिनकी कॉपी कांग्रेस पार्टी की मार्फत जमा हुई और कुल मिलाकर 4000 आरटीआई ऐसी हुई है। दुखद बात यह है कि 6 महीना बीतने के बाद भी चुनाव आयोग ने इनमें से केवल 136 का जवाब दिया और 136 के जवाब में भी जानकारी कोई नहीं दी, केवल टालने वाले जवाब दिए। जबकि ये बहुत सीधी सपाट सी बात है कि 3 जानकारी जो कागज चुनाव आयोग के पास है, जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, जो सूचना के अधिकार में एग्जेम्प्टेड नहीं है, कानून के अंदर उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, वो जानकारी आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पे भी हम ये पूरी आरटीआई देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बताने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग लगातार देश से, वोटर्स से, कांग्रेस पार्टी से और अब सुप्रीम कोर्ट से भी असत्य बोल रहा है। चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है वो चुनाव आयोग का दावा गलत है। वोट की चोरी हो रही है। वोट की चोरी फर्जी वोटर बना के हो रही है। वोट की चोरी असली वोटर का वोट काट कर हो रही है। हम बार बार केदारनाथ सीट की बात भी करते हैं, उत्तराखंड के अंदर जहां उपचुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी 2 उपचुनाव जीती, आप सब जानते हैं। बद्रीनाथ का हम उपचुनाव जीते और हम मंगलौर का उपचुनाव जीते। उसके बाद बीजेपी को जब ये समझ आ गया कि जनता बीजेपी के खिलाफ है और मंगलौर का जो चुनाव है, आप सभी लोग जानते हैं, बंदूकों के साए में चुनाव को रोकने की हमारे वोटर को कोशिश हुई थी। हमारे वोटर्स को युद्ध लड़कर वोट देना पड़ा। इस देश के अंदर यह स्थिति हो गई है कि वोट देने के लिए, रोकने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा पुलिस के साथ, आपको युद्ध करना पड़ेगा पिस्तौलों के साथ। उसके बावजूद कांग्रेस ने वो सीट जीती। तो बीजेपी को जो झटका लगा, तो जो मास्टर प्लान था उनका, जो देश में उन्होंने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, वो उन्होंने केदारनाथ में भी किया। जब 22 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को 12,000 वोट पड़े थे और हम वो चुनाव हारे। उपचुनाव में हमें 18,500 वोट पड़े। 50% का स्विंग टीवी चैनल दिखाते हैं ना चुनाव में
कि 2% स्विंग से फर्क पड़ गया, 5% से, वहां पे 50% का स्विंग था। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हारती है। क्यों हारी? क्योंकि करीब करीब 5,000 वोट आपने काट दिए बीजेपी ने और 8,25,000 फर्जी वोटर बना दिए, और इसकी वजह से हम लोग जीता हुआ चुनाव वहां पे हार गए। उसकी अलग से जांच कर रहे हैं। ऐसे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां जांच कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमारा यह स्पष्ट कहना है कि जिस भी ऑफिसर ने इन 2,500 मतदाताओं का वोट गलत तरीके से कैंसिल किया है, हम इस लड़ाई को अंतिम तक लड़ेंगे। वोट चोरी का जो अभियान राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, उसको हम अंतिम लेवल तक ले जाएंगे, क्योंकि यहां पे सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सवाल है क्या इस देश में, क्या इस राज्य में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो एक वोट हर व्यक्ति को मिला है, ये अकेला मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, लेकिन ये अकेला मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक को मिल चुका है। बाकी मौलिक अधिकार कहीं मिलते हैं, कहीं उसमें मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन ये एक अधिकार जो मिला है चुनाव आयोग की मिलीभगत से, उसको भी छीना जा रहा है। और इस बात को आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर रख रही है, और वोट चोरी का जो राहुल जी ने अभियान शुरू किया है, उस अभियान को हम अगले लेवल पे लेकर जा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जो ये आरटीआई की जानकारी नहीं दी है, इसको लेकर हम हर लेवल पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जमीन की लड़ाई भी लड़ेंगे। ये बात आज हम कहना चाहते हैं, और आप सबके सामने ये आरटीआई की कॉपी है। आप देख सकते हैं कि इस देश में किस तरह से आपकी और जनता की मर्जी को डकैती डालकर बीजेपी की झोली में डाला जा रहा है, और इसमें चुनाव आयोग खुला शामिल है। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है, और ये कांग्रेस पार्टी इसके लिए लगातार सबूत दे रही है। आप बोलोगे? चलो बोलो। 136 जो जवाब आए हैं, वो जवाब 3 प्रकार के जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि इन्होंने ये लिखा है कि हमें आरटीआई ट्रांसफर करते हैं, दिस इज नॉट रिगार्डिंग टू आवर डिपार्टमेंट। दूसरा एक जवाब ये है, इन्होंने ये बताया है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कि हमने फलाना डेट को कैंप लगाए थे और आप लोग कैंप में नहीं पहुंचे। ऐसे ही कुछ और डिस्ट्रिक्ट से भी जवाब आया, डेट्स का डिफरेंट है, कि हमने आपको ऐड निकाला था, एक में कैंप का बताया, एक में न्यूज़पेपर के ऐड का बताया। इन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड निकाला था अक्टूबर 2024 में, और आप उसका आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मेरा मीडिया के माध्यम से हमारा सबका ये आपको बताना है कि जब 16 अगस्त में, खाली आपको एक रेफरेंस के देहरादून नगर निगम का बताना है, डेट्स दी है, उसकी कॉपी आपको रेफरेंस के कॉपी तीनों की देते हैं। 16 अगस्त 2024 को जब देहरादून नगर निगम की वोटर लिस्ट हमने निकाली, 8,03,000 वोटर देहरादून नगर निगम की लिस्ट में। 29 दिसंबर 2024 जो हमारी फाइनल वोटर लिस्ट बनी, 30 दिसंबर हमारा लास्ट नॉमिनेशन था, और फिर हम इलेक्शन में गए जनवरी 2025 में, 7,71,000 कुछ फाइनल वोटर्स हुए। 32,000 वोट लगभग 3-3.5 महीने में काट दिए गए। और आपको जानकर हैरानी होगी, 102 म्यूनिसिपल बॉडीज हैं हमारे स्टेट में, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम मिला के। उन 102 म्यूनिसिपल बॉडीज में से 3 भी ऐसी नगर पालिका नहीं है या नगर निगम नहीं है, नगर पालिकाएं नहीं है जो 32,000 से ज्यादा होंगी। तो बेसिकली इतना बड़ा एक चंक इन्होंने उड़ा दिया। और जिसका 29 दिसंबर को जब आपने फाइनल लिस्ट जारी करी, तो कौन आदमी किसका वोट कटाने जाएगा, किससे पूछेगा, क्या करेगा। न्यूमरस लोग वोटर लिस्ट बूथ्स पे गए, उनका किसी का बूथ चेंज हो गया, किसी का वोट काट दिया गया। इस तरीके से ये आपके सामने। इस पे मैं और कुछ जोड़ दूं, मैं इसमें और जानकारी जोड़ दूं कि चुनाव आयोग बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कह रहा है कि हम कैंप लगाते हैं, और राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है और वोटर की जिम्मेदारी है कि कैंप में जाके अपना वोट चेक करे। इस बात से हमको कोई इनकार नहीं है। इस देश के अंदर जो वोटर कैंप होते हैं, समरी रिवीजन कैंप, वो सालों से लगते आए हैं, और उसमें सभी पार्टियां और वोटर हिस्सा लेते हैं। इस पे हमारा कोई भी मतभेद चुनाव आयोग से नहीं है। हमारा मतभेद ये है कि कैंप लगने के बाद और चुनाव की तारीख के बीच का जो वक्त होता है, उसमें चुनाव आयोग फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 स्वीकार करता है। और अगर किसी व्यक्ति का नाम कोई दूसरा व्यक्ति कटवाता है, तो उस दूसरे व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि कैंप की डेट तो निकल चुकी।
ये कैंप के बाद जो खेल होता है वो खेल चुनाव आयोग को हम कह रहे हैं उस खेल में गड़बड़ होती है, वो कैंप के बाद होता है। और किसी भी वोटर को ये किस तरह से पता चलेगा, क्योंकि आप स्पीड पोस्ट तो भेज दे रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि भाई आपका नियम है, आपकी प्रक्रिया है स्पीड पोस्ट भेजने की, आप भेजिए। आपने क्यों नहीं भेजा? आप उस स्पीड पोस्ट की जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? और दूसरी बात, चुनाव आयोग एक और जो गड़बड़ करता है, जो वोटर लिस्ट मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को, वो नॉमिनेशन के आखिरी दिन जो फाइनल होती है वो मिलती है। लेकिन उसके बाद 2 लिस्ट और आती है जिसको सप्लीमेंट्री लिस्ट, एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट बोला जाता है। वो अब ना तो चुनाव आयोग पार्टी को देता है, ना वो चुनाव आयोग किसी कैंडिडेट को देता है। उसको एक ब्लैक बॉक्स की तरह बना दिया गया है। उसमें जो भी गड़बड़ की जाती है वो किसी कैंडिडेट को नहीं पता होता है, किसी पार्टी को नहीं पता होता है। और चुनाव आयोग उस प्रक्रिया को क्यों बचा रहा है? चुनाव आयोग जो बार बार जवाब दे रहा है वो 3-4 महीने पहले की प्रक्रिया का दे रहा है। उसके बाद के जो हमारे सवाल हैं उस पर चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब तंत्र गड़बड़ करेगा तो लोक बचता है। और लोक के दम पे अब पूरे देश में हर गली मोहल्ले में चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हर लेवल पर वोटों की चोरी कर रही है। और आप यकीन जानिए, लोकतंत्र में अगर लोक खड़ा हो जाता है तो कोई तंत्र उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और यही उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में होगा, आप देखेंगे। और जो भी ऑफिसर गड़बड़ करेगा, कांग्रेस पार्टी जाग चुकी है और मतदाता को समझ में आने लगा है। कांग्रेस पार्टी और मतदाता मिलकर ये तय करेंगे कि 27 के चुनाव में हम ये गड़बड़ नहीं होने देंगे। और ये गड़बड़ ना होकर जो जनता का मत है, उसको जिस सरकार को चुनना है वो सरकार उसको मिलने का हक कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में वो सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। हाँ जी, हमने इसमें अभी फर्स्ट अपील नहीं की थी। उसका कारण है, जब फर्स्ट अपील का वक्त आया था तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था। उस वक्त भी हमने प्लान किया था, तो उस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इस पूरे कार्यक्रम को फिर 2 महीने हमने स्थगित किया, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रीय एक हित का मुद्दा था और उस समय हम ये मुद्दे नहीं लाना चाहते थे। और उसके बाद वोट चोरी अभियान शुरू हो गया था। अब राहुल जी की यात्रा खत्म होते ही बिहार में हम एक बार फिर आपके सामने हैं और इसमें अपील दायर करेंगे। नहीं, अगर आप सुनना चाहते तो मैं और बताता हूं। ये भी हम 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में देने जा रहे हैं। बहुत सारे लेवल पर गड़बड़ की जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर, भाई मैं ये जवाब को दे दूं, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव से पहले, नॉमिनेशन खत्म होने से पहले, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के पास एक ऐप पकड़ा था। उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन था। उस मोबाइल पर चुनाव की जो लिस्ट थी, वोटर लिस्ट, जो तब तक अप्रूव नहीं हुई थी चुनाव आयोग द्वारा, वो लिस्ट उनके मोबाइल पर थी। उस मोबाइल पर वो वोटर के नाम को लाल और हरा मार्क करते थे। लाल मतलब हट जाए और हरा मतलब वो बना रहे। और ये जो ऐप में वो मार्किंग करते थे, वो एक थर्ड पार्टी सर्वर पे अपलोड होता था और थर्ड पार्टी सर्वर का चुनाव आयोग के सर्वर पे इंपैक्ट होता था। और ये बात हमने मौखिक रूप से नहीं की थी। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की एनसीपी और उद्धव जी की शिवसेना के तीनों के लीडर्स, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नाना पटोले जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से संजय राउत जी और एनसीपी शरद पवार की ओर से उनके स्टेट अध्यक्ष जयंत पाटिल जी ने बाकायदा 3 पेज की चिट्ठी लिखकर, और वो 13 विधानसभा जहां पे हमने गड़बड़ पकड़ी थी, उनके नाम लिखकर चुनाव आयोग को चुनाव से पहले दिए थे। आप चाहेंगे तो इस प्रेस वार्ता के बाद उस चिट्ठी की कॉपी हम आपको दे देंगे। इतना सबूत मिलने के बाद, इतनी जांच करने के बाद, चुनाव आयोग को पूरे सबूत देने के बाद, अक्टूबर से लेकर अब तक चुनाव आयोग ने उस पर जांच तक नहीं की है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष हो तो उसके पास कोई शिकायत आए
और वो भी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियली लेटर पैड पे शिकायत दें, उसकी जांच का आदेश तो देगा, या जांच का आदेश भी नहीं देगा। तो चुनाव आयोग केवल सप्लीमेंट्री लिस्ट में गड़बड़ नहीं कर रहा है, बीजेपी का ऐप के थ्रू हमने पकड़ा, हमने सप्लीमेंट्री लिस्ट में गड़बड़ पकड़ी, हमने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 में गड़बड़, 6, 7, 8 में गड़बड़ पकड़ी, हमने केदारनाथ के अंदर गड़बड़ पकड़ी है, हमने हरियाणा के अंदर कई जगह पे हम लोग कर रहे हैं जांच, वहां गड़बड़ पकड़ी है। और बीजेपी के लोग ऐसे ऐसी जगह पे वोटर बनवा रहे हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़े मजे से ये बोल दिया, ये जीरो एड्रेस तो उनके होते हैं जो लैंप पोस्ट के नीचे रहते हैं, जो पुल के नीचे रहते हैं। अब दो सवाल है, आप चाहेंगे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं लिस्ट दिखा सकता हूं आपको, वोटर लिस्ट। टाई पहने हुए, झुमके पहने हुए, अच्छे वेल ड्रेस सूटेड बूटेड लोग वो फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। ये संभव है? बिल्कुल रहते हैं गरीब लोग, ऐसे लोग जो बेघर है वो रहते हैं, और टाई पहन के नहीं रहते हैं, वो अच्छी ड्रेसेस पहन के नहीं रहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर अच्छे घरों के फोटो से दिख रहा है, लेकिन उनके नाम के आगे जीरो एड्रेस है। और दूसरी बात, जब चुनाव आयोग ये कहने लगा कि बिना आधार कार्ड के अब हम वोट बनाते नहीं थे, बिहार में तो खैर आधार कार्ड भी मना कर दिया था, वो अलग खेल है, इसके पहले बिना आधार के वोट नहीं बनता था। तो क्या आपने कोई आधार कार्ड देखा जिसमें जीरो एड्रेस होता है? हम ये मानते हैं जहां झुग्गी झोपड़ियां होती है वहां पे एक एड्रेस में बहुत वोट होते हैं, उन मुद्दों को हमने नहीं उठाया। देहरादून में जब हम ये जांच कर रहे थे तो त्यागी रोड में जो झुग्गी झोपड़ी है वहां एक एड्रेस पे 500 कुछ वोट हमको दिखे, हमने जाकर जांच की, वो लोग जेन्युइन थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, एक एड्रेस पे थे, हमने उसका मुद्दा नहीं बनाया। हम मुद्दा केवल उन इश्यू का बना रहे हैं जहां पे स्पष्ट तौर पे गड़बड़ है, जहां जीरो एड्रेस गलत तरीके से दिया गया है, जहां नील एड्रेस गलत तरीके से दिया गया है, और उन लोगों का दिया गया है जो स्पष्ट रूप से स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं। और उनको अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि वो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। इन तमाम बातों को हम सुप्रीम कोर्ट में भी उठाने जा रहे हैं और आपके सामने भी रख रहे हैं। साहब, इसमें एक सवाल ये भी है, जैसे बीजेपी लगातार 400 पार कह रही थी, 240 तक आ गई, लगता है वो उनका वो ऐप काम नहीं करा। तो क्या आपको लगता है कि उस समय ये चीज नहीं हो रही थी? देखिए, पहली बात, ये सवाल बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि फिर आप जीतते कैसे हो? अगर बीजेपी इतनी गड़बड़ करती है तो आप जीतते कैसे हो? इसके दो चरण के जवाब। अगर मैं आम भाषा में बोलूं, अगर गड़बड़ 100 वोट की गई है एक बूथ पे और हमारी लीड 150 की, 200 की या 100 से ज्यादा की है, तो बीजेपी फिर भी हार जाएगी। तो हम वहां चुनाव जीतते हैं जहां पे हमारा वोट बीजेपी की गड़बड़ से बढ़कर होता है। और यही कारण है कि जब लोकसभा चुनाव वो हारे और 240 पे सिमट गए, तो बीजेपी के अंदर पैनिक हुआ। ये हमको लगता है कि वो पैनिक मोड में आए और महाराष्ट्र में जीतने के लिए उन्होंने हर वो काम करना शुरू किया जो पहले से करते थे, लेकिन ज्यादा लेवल पे करना शुरू किया। एक पुराना किस्सा है कि किसी का पजामा बहुत लंबा हो गया, वो घर में बोल गया भी इसको जो है 1 गिठाम छोटा कर दीजिए, 6 इंच छोटा कर दीजिए, तो घर के सब लोगों ने 6-6 इंच छोटा कर दिया। तो यही महाराष्ट्र में हुआ। बीजेपी ने कहा कि भाई वोट काटो, तो उनके सारे लोग वोट काटने में लग गए और एंड में रिजल्ट ऐसे पूरी पोल खुल गई, पजामा गायब भी हो गया है और वो सबके सामने इज्जत बीजेपी की उतर गई है। तो ये जो कहानी हुई है, ये कहानी बीजेपी बार बार करती आई। इसके पहले जब वो कर रहे थे, जीत रहे थे, जब वो लोकसभा चुनाव में ये काफी नहीं हुआ तो वो पैनिक मोड में आए हैं, और पैनिक मोड में आने के बाद ये पूरा खुलासा हुआ। और लोकसभा के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर जो राहुल जी ने बेंगलोर सेंट्रल का जो पूरा डेटा दिया है, वो यही दिखाता है कि हम 37,000 वोट से वो सीट हारे और एक विधानसभा पे 1.25 लाख फर्जी वोटर थे। उसके अंदर 8 विधानसभा थी, इस सीट के अंदर 8 विधानसभा में 7 विधानसभा हम जीतते हैं और 7 विधानसभा की लीड एक विधानसभा से वो पूरी करके हमको वो लोकसभा हरा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की मदद से बहुत चुनिंदा तरीके से इस काम को कर रही है।
साइंटिफिक रिगिंग हम इसको कह सकते हैं। साइंटिफिक रिगिंग को रोकने का अब बीड़ा हम लोगों का है। सफल जी आपने कहा ये कमी पकड़ ली, चोरी पकड़ी गई है, आप बीजेपी आपने पकड़ लिया। आने वाले चुनाव में कितना सीट निकल के आएगी आप? कौन से चुनाव में? 27 में। तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो लोगों को विश्वास था 22 का, वो विश्वास अब साकार तो दिखेगा। 22 में चुरा ली, 27 में कोई चुराने नहीं देगा, पब्लिक भी नहीं चुराने देगी। ये स्थिति वहां तक आ रही है कि अगर चुनाव आयोग अपना काम नहीं करेगा तो जनता का आक्रोश चुनाव आयोग को भी झेलना पड़ेगा। और वो अगर आप बिहार में, अगर आप में से कोई गया हो, जो राहुल जी की यात्रा अगर किसी ने देखी हो, जिस बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है, जहां पे हम बमुश्किल 65-70 सीटों पे लड़ते हैं, जहां पे हमारी पार्टी पिछले 35 साल से सत्ता में नहीं है, उस बिहार के अंदर जनता सड़कों पर खुद ब खुद उमड़ कर आई कि जनता को समझ में आ गया था कि वोट चोरी कैसे हो रही है। और वो जनता बिहार की हो या उत्तराखंड की हो, जनता इस देश की जनता ही होती है। साहब क्योंकि उत्तराखंड के हैं, तो ये जैसे पूछ रहा था लोग, तो ये कहना है कि आपको क्या लगता है कि 2027 में जब सब कुछ आप कील काटे हटवा लेंगे तो कितनी सीटें कांग्रेस की एक्सपेक्ट कर रही है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब गिरती है ना तो औंधे मुंह गिरती है। बहुत सारे स्टेट्स जानते हैं, अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, सीनियर लीडर्स हैं, और मुझे लगता है हमारी अभी जो पीछे भी मीटिंग हुई थी, अगर हम 3/4 को टारगेट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है हम जनता के साथ वो इंसाफ नहीं करेंगे जो जनता चाहती है कि इस प्रदेश के अंदर जो करप्शन है, जो महिलाओं के सवाल को पूरा खेल रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के लीडर खुद आप लोगों से भी पर्सनल टॉक में कहते हैं कि इतनी भ्रष्ट सरकार उन्होंने नहीं देखी, उस सरकार से निजात दिलाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और इस तरह से करनी चाहिए कि 3/4 बहुमत हमको टारगेट करना ही चाहिए, और जनता देने को तैयार है। हम लोग उसके लिए अपनी कमर कस रहे हैं। सर, अभी तक के 2 चुनाव हुए हैं, आप 35 से ज्यादा नहीं बढ़े। बिल्कुल, तो जो चीज कभी नहीं हुई वो अब कभी नहीं होगी, ये बात आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, जनता नहीं कह रही है। सफल साहब क्या इस बार खाता नहीं होता था ना? सफल साहब इस बार खाता खोलेंगे सर? कहाँ पे? उत्तराखंड में। आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है? आपने तो मोदी जी को 400 वोट सीट दे दी थी, आपकी बात तो तभी गलत हो गई थी, हमारी बात तो तभी ठीक हो गई थी। अब आप अपनी बात पे इतना विश्वास कैसे कर पा रहे हैं? आप अपने विश्वास को तो छोड़ दीजिए। मोदी जी ने आपको गलत रास्ते पर ले जाकर आपको धोखा दिया है, आपको 400 की विश्वास दिला दिया था। नहीं, ये बात गलत है। अगर वो आपसे सवाल पूछ रहा था, आप उसको मोदी का वो थोड़ा बता सकते हैं। सवाल सिर्फ उन्होंने नहीं पूछा, सवाल उस पूरे मीडिया ने पूछा था। एक मिनट आप सुनिए। पूरा मीडिया, जिसमें यहां के तमाम चैनल से एक भी चैनल की एक भी रिपोर्ट आप मुझे दिखा दीजिए जिसने उस वक्त ये कहा था कि मोदी जी को 400 पार नहीं मिलेंगे। एक भी चैनल की एक भी रिपोर्ट दिखा दीजिए जिसने कहा था कि मोदी जी बहुमत को छू नहीं पाएंगे। अगर मीडिया ने अपना धर्म उस वक्त निभाया होता तो आज हम मीडिया की इस बात को सिर आंखों पे उठाए होते। लेकिन मीडिया भी हमारा हिस्सा है। मैं तो खुद चैनल का हेड रहा हूं, मैंने चैनल चलाए, तो मेरी भूतपूर्व संपादक के नाते भी और एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते भी एक सलाह भी और ड्यूटी भी है मीडिया के लिए कि जो आपकी जिम्मेदारी है आप पूरी कीजिए। देखिए जनता क्या कह रही है, ये मत देखिए कि बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी जो कहेगी वो उसको चुनाव जीतने के लिए कहना है। जो जनता कह रही है अगर आप उसको नहीं सुनेंगे तो जो इज्जत मीडिया वालों की आज से कुछ साल पहले थी वो इज्जत दोबारा कभी मीडिया अर्जित नहीं कर पाएगा। ये मेरी सलाह है, एक फॉर्मर संपादक के तौर पर सलाह है। संपादक का दर्जा, रिपोर्टर का दर्जा वो होता था कि जनता की आंख में इज्जत होती थी, डर नहीं होता था। आप तो संपादक टर्न अब राजनेता हो गए। हाँ, अब ये मैं 24 की नहीं, मैंने अपनी बात शुरू आज इससे की थी। मैंने अपनी बात शुरू इससे की थी कि 22 के अंदर कांग्रेस, जनता और मीडिया, नहीं, कांग्रेस, जनता और मीडिया तीनों देहरादून में भौचक्के थे कि बीजेपी जीत कैसे गई। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बाकायदा इस बात को बोला था कि उत्तराखंड की मीडिया जमीन से जुड़ी थी। 22 के अंदर वो देख रही थी परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन छिन गया और महीनों तक मीडिया के साथ ही हमारे सवाल का जवाब ढूंढते रहे। अब यह है कि राहुल जी वो जवाब लाकर आपको दे पाए हैं। चलिए, एक
चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वोट चोरी में। और आप सब लोग क्योंकि उत्तराखंड को कवर भी कर रहे हैं, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर मैं कह रहा हूं। जो अभी अभिनव ने कहा कि 32,000 वोट करीब करीब 3 दिन में काटे गए, इसमें एक बड़ा खेल हुआ और इसको मैं लगातार कह भी रहा हूं कि निकाय चुनाव में ग्राम सभाओं के वोट चढ़ाए गए थे और क्योंकि 6 महीने की बाध्यता थी, वोट काटने से पहले 6 महीने हो जाने चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासकों को बैठा के 7 महीने का कार्यकाल खत्म किया। और भारी बरसात में जिस समय आपदाएं आ रही है उस समय हमको पंचायत के चुनाव में झोंकने का काम किया और वही निकाय में जो नाम चढ़े थे गांव के, उनको वापस पंचायत चुनाव में जोड़ने का काम किया। हम केदारनाथ के साथ साथ इस पर भी काम करने का एक प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक बैठक भी हो चुकी है। और हम जो नाम निकाय चुनाव में चढ़ाए गए थे पास के निकायों में गांव से, वो कितने वोट वापस ग्राम सभाओं में जोड़े गए इन 7 महीने के बाद, उसका भी हम एक ब्यौरा बहुत जल्दी आप सब लोगों के सामने लेके आएंगे। तो ये भी एक बड़ी वोट चोरी की घटना है। एक आखिरी बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। जो वोट चोरी हो रही है ये अनायास नहीं हो रही है, ये केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं हो रही है। आरएसएस और कांग्रेस पार्टी का 100 साल का इतिहास आपस का है। 1925 में आरएसएस बनी थी, 2025 हो गया। और आजादी के आंदोलन के दौरान और संविधान बनने के दौरान केवल 3 मुख्य बिंदुओं पर आरएसएस और कांग्रेस का विरोधाभास था। कांग्रेस कहती थी आजाद भारत के अंदर सब लोग बराबर होंगे, आरएसएस कहती थी सब लोग बराबर नहीं होंगे। आज भी खुलकर इस बात को कहती है कि देश के सभी नागरिक एक नहीं है, तमाम बात को कहती है। दूसरा विरोध था, कांग्रेस कहती थी आजाद भारत के अंदर सबको बोलने की आजादी होगी। आरएसएस ने कभी ये बात नहीं मानी, उनके एक भी भाषण के अंदर, एक भी किताब के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई जिक्र नहीं है। और तीसरी बात, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी ये बात कहते थे कि आजाद भारत के अंदर हर व्यक्ति का एक वोट होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई धर्म, कोई जाति, कोई क्षेत्र, जमीन हो ना हो, धन हो ना हो। और आरएसएस इसके खिलाफ थी। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सबको एक वोट के अधिकार के खिलाफ थी। ये बात आप सब जानते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड बात है। और आज जब वो इस पोजीशन पे आए हैं, जब देश में उनके प्रभुत्व की सरकार है, तो तीनों चीजों पे वो काम कर रहे हैं। एक वोट का अधिकार को डाइल्यूट किया जा रहा है, सीधे सीधे नहीं कर सकते तो चोर दरवाजे से कर रहे हैं। बोलने की आजादी को इस तरह से छीन लिया है कि मीडिया की बात छोड़ दीजिए, आज लोग दोस्तों के अंदर अपनी बात कहने में डरने लगते हैं, मोहल्ले के अंदर अपनी बात कहने में डरते हैं, लोग डर के मारे चुप होते हैं। और बराबरी की बात हम लगातार देखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के अंदर बराबरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके लिए अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोगों का अलग अलग स्थान होना चाहिए, ये उनका ख्वाब है। उस ख्वाब के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोबारा से उतरे हैं। इसमें ये लास्ट में पूछना चाह रहा था, ये जो इलेक्शन रिफॉर्म या इलेक्टोरल लेकुना प्रोसेस में लेकुना है, उसको वोट चोरी कैसे कह सकते हैं? मतलब आप अगर किसी का नाम कट गया, फट गया, उसने भाजपा को भी वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया, वो कैसे समझते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, जब ये हमने ये पकड़ा कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है, तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया। हम चुनाव आयोग के पास गए, मैं खुद उस डेलीगेशन में शामिल था। हमने चुनाव आयोग को कहा हमारी ये फाइंडिंग है, आप इसकी जांच कीजिए। चुनाव आयोग ने जांच करने से मना कर दिया, जांच नहीं की, उल्टा हमको चिट्ठी भेजी कि हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है, लिखित में दिया। हमने कहा ठीक है, आप जांच नहीं कर रहे हैं, आप हमको वोटर लिस्ट की कॉपी दे दीजिए, हम जांच करके आपकी मदद करते हैं, आप एक्शन लीजिए। तो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की कॉपी देने से मना किया और मोदी सरकार ने नया एक्ट ले आई कि वोटर लिस्ट को एन्क्रिप्ट कर दिया जाए ताकि कोई भी वोटर लिस्ट की जांच न कर पाए। ये एक्ट 2023 और 24 में आ गया। और जब हम ये दोनों काम करके हार गए, चुनाव आयोग के पास अपील कर करके हार गए, फिर हमको खुद जांच करनी पड़ी। और जब उस जांच में गड़बड़ पता लगी
उसके ऊपर भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा राहुल गांधी जी पे एक टेक्निकल सवाल उठाया कि आप एफिडेविट दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। अगर देश का चुनाव आयोग किसी निम्न स्तर के राजनीतिक नेता की तरह बात करेगा तो ये तय हो जाता है कि उसकी नीयत अपनी संवैधानिक ड्यूटी पूरी करने की नहीं है, वो इस खेल में शामिल है। और जब वो खेल में शामिल है तो हमारे लिए तो शामिल नहीं है ना, वो खेल में तो बीजेपी के लिए शामिल है, तो इसलिए वो चोरी कर रहे हैं। इसलिए चोरी की अब हम बात बोलते हैं। हमने 7-8 महीने तक चोरी शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। चुनाव आयोग की जो पूरी की पूरी तौर तरीके रहे, जो पूरा का पूरा उसका असहयोग रहा, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने तय किया कि सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी जाए, सारी वोटर लिस्ट को कानून बना के देना बंद कर दिया जाए, तब यह शक पुख्ता हो गया है कि मिली भगत से वोटों की चोरी हो रही है।